हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सचेंज। अपन बात करें तो ईएमटी और ईएमटी के अंदर अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया था, वेव पोलराइजेशन की कंप्लीट किया था। आज अपन पढ़ेंगे वेव रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो अपन के सिलेबस के अंदर गिवन है। वो टॉपिक हर साल क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनता है और इम्पोर्टेंट भी ये टॉपिक है, तो आपको बहुत ही डिटेल से समझना है इस टॉपिक को। तो आज आप हेडिंग डालो वेव रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अपन के सिलेबस के अंदर दे रखा है इन यूनिफॉर्म प्लेन वेव रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की अपन बात करने वाले हैं। ये अपन के सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसके अंदर अपना हेडिंग ये अपने वेव रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसकी बात करेंगे, बहुत डिटेल से बात करेंगे। अच्छा टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे नॉर्मल इंसिडेंस की बात करेंगे, फिर अपन ऑब्लिक इंसिडेंस की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? नॉर्मल इंसिडेंस की बात करेंगे और इसके बाद अपन ऑब्लिक इंसिडेंस की बात करेंगे। दोनों ही मोस्ट कंसेप्चुअल चीजें हैं और दोनों को आपको बड़ी डिटेल से समझना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज अपन पढ़ने वाले हैं वेव रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और सबसे फर्स्ट अपन पढ़ेंगे नॉर्मल इंसिडेंस और फिर अपने अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ओब्लिक इंसिडेंस। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। देखो, ये मैंने एज्यूम कर लिया, ये मेरी कोई बाउंड्री है z इक्वल टू 0। क्या है? z इक्वल टू 0, ये मेरी कोई बाउंड्री है। इधर मेरा कोई मीडियम 1 है, इधर मैंने एज्यूम कर लिया मेरा कोई मीडियम 2 है, और इस मीडियम की प्रॉपर्टीज मैंने एज्यूम कर दी। इसकी परमिटिविटी μ2 है, सॉरी इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन 2 है, परमेबिलिटी μ2 है, और इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा 2 है। ये मैंने एज्यूम कर रखा है, और इसके ये सारे के सारे पैरामीटर, सॉरी इसके मैंने एज्यूम कर रखा है एप्सिलॉन 1, μ1 एंड सिग्मा 1, और इस मीडियम 2 के सारे पैरामीटर मैंने एज्यूम कर दिए एप्सिलॉन 2, μ2 एंड सिग्मा 2, जो कि आपकी मीडियम की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है परमिटिविटी, एक होती है परमेबिलिटी, और एक होती है कंडक्टिविटी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और ये मेरा कहीं z इक्वल टू 0 इंटरफेस है। ये आपको पता है ये क्या है? z इज ग्रेटर देन 0 मीडियम 2 है, और z इज लेस देन 0 मीडियम 1 है। z क्या है? लेस देन 0 मीडियम 1 है। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपका पॉजिटिव z एक्स कहीं इधर होगा या नहीं होगा। आपका पॉजिटिव z एक्स कहीं इधर होगा, और मैंने इसको एज्यूम कर लिया x अक्ष। किसको एज्यूम कर दिया? इसको x अक्ष एज्यूम कर दिया। तो आपको पता है x क्रॉस y क्या होता है? z होता है, और आपका y किधर हो जाएगा? बाहर की ओर हो जाएगा, नॉर्मली आउटवर्ड हो जाएगा y। आपका ये x अक्ष हो गया और ये आपका z एक्स हो गया। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये मेरा मीडियम 1 है फॉर z इज लेस देन 0, ये मेरा मीडियम 2 है फॉर z इज ग्रेटर देन 0। इस मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन 1, और इस मीडियम की परमेबिलिटी μ1 है, और कंडक्टिविटी सिग्मा 2 है, और इसके एप्सिलॉन 2, μ2 और सिग्मा 2 है। अब अपन बात करते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। मान लो एक वेव जो मीडियम 1 के अंदर ट्रेवल करती हुई आ रही है, और इस इंटरफेस पे, ये दोनों मीडियम के इंटरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है। क्या हो रही है? नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है। तो देखो, मैं इसको यहां से हटा देता हूं 1 मिनट के लिए, और इधर बना लेता हूं। ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव z एक्स, और ये ऊपर वाला x अक्ष हो गया, और पार की ओर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। मैंने एज्यूम करके रखा है कि एक वेव जो मीडियम 1 के अंदर ट्रेवल करती हुई आ रही है, और इस बाउंड्री पे क्या हो रही है? नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो इस वेव का कुछ पोर्शन तो क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा मीडियम 2 के अंदर, और कुछ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये मेरा मीडियम 1 है, ये मेरा मीडियम 2 है। एक वेव है जो मीडियम 1 के अंदर ट्रेवल करती हुई आ रही है, और इस इंटरफेस पे क्या हो रही है? नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है। तो इसका कुछ पार्ट तो मीडियम 2 के अंदर मीडियम 2 के अंदर चला जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये जो मेरे इंसिडेंट वेव है, इसको इंसिडेंट वेव बोलता हूँ। इसके साथ जो जुड़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो मैंने एज्यूम कर लिया इस डायरेक्शन में। और आपको पता है कि ए ई कैप क्रॉस ए एच कैप हमेशा किसके इक्वल होता है? ए के कैप के। वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है उसके इक्वल होता है ए ई कैप क्रॉस ए एच कैप। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की ओर मान ली। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? नॉर्मली आउटवर्ड होगी, तभी ए ई कैप क्रॉस ए एच कैप। अंगूठा किसको शो करेगा? जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। तो ये आपका
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पक्का आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा। और मैं यहाँ ऑलवेज इंसिडेंट को ई आई से लिखूंगा और फेजर फॉर्म में ई आई एस लिख दूंगा। और यहाँ पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड एच है तो इंसिडेंट के लिए आई यूज करूंगा और इसका फेजर फॉर्म के लिए मैं एस यूज कर दिया, ई आई एस हो गया, ये एच आई एस हो गया। यहाँ पर भी मेरी वेव ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव जेड के अलोंग ही ट्रेवल कर रही है, तो इसके साथ भी जुड़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने पॉजिटिव एक्स के अलोंग एज्यूम कर लिया। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को एज्यूम कर लिया पॉजिटिव एक्स के अलोंग, तो ये ट्रांसमिट है तो ई टी एस हो जाएगा। और बताओ एच टी एस क्या होगा, एच टी एस क्या हो जाएगा, नॉर्मली आउटवर्ड एच टी एस हो जाएगा। आपको पता है ई क्रॉस एच हमेशा क्या होता है, वेव ट्रेवलिंग की डायरेक्शन में ही आता है। राइट हैंड हमेशा यूज करो, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आप अंगुलियां रखो और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओ तो आपका अंगूठा हमेशा किसको शो करेगा, वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है उसको शो करेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये मेरी रिफ्लेक्टेड वेव है और मैंने एज्यूम कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी भी मेरी डायरेक्शन वही है। मैंने ये एज्यूम करके चला हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में किसी प्रकार कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर भी मेरा पॉजिटिव एक्स में, इधर भी मेरे पॉजिटिव एक्स में, और इधर भी मैंने एज्यूम करके चला हूं ये पॉजिटिव एक्स में हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अपन फॉर्मूले निकाल रहे हैं, फॉर्मूले डेरिवेट कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन एज्यूम कर लिया है। अपन का एजम्पशन आपको पक्का पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप पॉजिटिव एक्स में है, यहाँ पर भी अपन ने पॉजिटिव एक्स में एज्यूम किया, यहाँ अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पॉजिटिव एक्स में एज्यूम किया, लेकिन किसी एक की डायरेक्शन तो चेंज करनी पड़ेगी, बिल्कुल चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वेव इस डायरेक्शन में पॉजिटिव जेड के अलोंग ट्रेवल कर रही है, यहाँ पर नेगेटिव जेड के अलोंग ट्रेवल करेगी, तो ई क्रॉस एच, अब एच अंदर होना चाहिए ताकि अपना अंगूठा किसको शो करे, वेव प्रोपगेशन को शो करे। तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने एज्यूम कर ली अंदर की ओर है। वो एस का मतलब कुछ नहीं है, एस का मतलब फेजर फॉर्म है कि रिफ्लेक्टेड वेव के साथ जुड़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और फेजर फॉर्म है, इसलिए मैंने एस लगा दिया। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव और इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड वेव। आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और यहां तक कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, यानी एक वेव है जो मीडियम 1 के अंदर ट्रेवल करती हुई इस ये इंटरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो रहे हैं, और इनके साथ जो जुड़ी हुई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने शो किया है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को तीनों वेव, चाहे वो इंसिडेंट हो, चाहे रिफ्लेक्टेड हो, चाहे ट्रांसमिटेड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा सेम ही रखी है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड में सेम रखी है, लेकिन रिफ्लेक्टेड में क्या होगी, चेंज हो गई। ये मैंने एज्यूम करके चला है और अपना फॉर्मूला इन्हीं के हिसाब से ही निकलेगा। आप ऐसे नहीं कि अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल दो बाहर की ओर और इलेक्ट्रिक फील्ड की नीचे की ओर कर दोगे ना, फिर आपके फॉर्मूले में कुछ चेंजेस आएंगे, वो मैं नहीं करूंगा। मैं हमेशा मेरा एजम्पशन यही चलेगा और आपको यही एज्यूम करना है, आपको ये एज्यूम करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा और रिफ्लेक्टेड वेव के लिए ओनली एक चेंज होगा, वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की और उसकी डायरेक्शन की। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो, जब अपने वेव इक्वेशन को सोल्व किया था तो आपको पता है ई आई एस अपन को क्या मिला था, ये इंसिडेंट वेव है तो ई आई नॉट ई की पावर माइनस मीडियम 1 के अंदर है तो गामा 1 जेड ए एक्स का, यही तो मिला था बिल्कुल। ये अपन का, क्योंकि इंसिडेंट वेव मीडियम 1 के अंदर है और मैंने एज्यूम कर दिया इस मीडियम 1 का प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा 1 है और मीडियम 2 का प्रोपगेशन कांस्टेंट मैंने एज्यूम कर लिया गामा 2 है, और इसकी इंट्रिंसिक इंपेडेंस मैंने एज्यूम कर लिया ईटा 2 है और इसका इंपेडेंस मैंने एज्यूम कर लिया ईटा 1 है, और ईटा 1 अपन आसानी से निकाल सकते हैं इनकी मदद से। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये मैंने ई आई एस की वैल्यू मैंने, ये आपको पता है जब अपन ने वेव इक्वेशन सोल्व की थी तो वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन अपन को यही तो मिला था। अगर किसी मीडियम का, ये तो एक कांस्टेंट होता है, अगर मेरी वेव पॉजिटिव जेड के अलोंग ट्रेवल करती है तो उसका फेजर फॉर्म हमेशा यही होता है ए की पावर माइनस गामा 1 जेड ए एक्स कैप। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और आपको ई आई एच की मदद से अगर एच आई एस निकालनी है तो मैंने बताया था कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इसके अंदर ईटा से क्या करना है, ईटा 1, क्योंकि मीडियम 1 के अंदर है तो सिंपली ईटा 1 से अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं फेजर फॉर्म के अंदर, तो अपन को एच आई एस मिल जाता है। तो यहां देखो, यहां क्या मिलेगा अपन को, ई आई नॉट अपॉन ईटा 1, फिर क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस गामा 1 जेड। लेकिन अब इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, ये वाई कैप की तरफ,
इसकी डायरेक्शन ए एक्स कैप की तरफ होगी, इसकी ए वाई कैप की तरफ, और अपन की वेव ट्रेवल कर रही है इस जेड कैप की तरफ। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो आपका आपका जेड इधर है, एक्स ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, ये बाहर की ओर क्या है, वाई है, तो ए वाई कैप हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने अगर एच आई एस, अगर ई आई नोट अपॉन ईटा नोट को एच आई नोट से रिप्रेजेंट कर दूं तो भी कोई दिक्कत होने वाली बात तो है नहीं। गामा वन जेड ए वाई कैप, और यहां से आपको पता होना चाहिए कि एच आई नोट की वैल्यू ई आई नोट अपॉन ईटा वन के इक्वल मैंने एज्यूम किए। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड चीज, अब मैं इसकी बात करता हूं ट्रांसमिटेड वेव की। ट्रांसमिटेड वेव को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो ट्रांसमिटेड वेव क्या हो जाएगी, ये भी तो मेरी पॉजिटिव जेड के अलोंग ही ट्रेवल कर रही है, तो इसके कांस्टेंट को मैंने लिख दिया ई टू टी नोट, और यहाँ ई की पावर माइनस क्या आता है, गामा जेड, लेकिन मीडियम टू के लिए क्या हो जाएगा, गामा टू जेड, और ये मेरी ट्रेवल, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड किस में हो जाएगी, ई एक्स कैप में ही है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और इससे अगर मेरे को एच टी एस फाइंड आउट करना, तो सिंपली एच टी एस में कैसे फाइंड आउट करूंगा, ई टी नोट मीडियम टू के अंदर मैं ईटा से करूंगा डिवाइड, तो किससे करूंगा, ईटा टू से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ई की मोर माइनस गामा टू जेड, और ये किस में हो जाएगा, ए वाई कैप की डायरेक्शन में हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको आपको दिख भी रहा है, देखो एच टी एस किस डायरेक्शन में, ई वाई कैप की डायरेक्शन में, ईटीएस किस में, एस की डायरेक्शन में, वेव प्रोपगेशन किस में, जेड की डायरेक्शन में। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इसको मैं एच टी नोट से रिप्रेजेंट करूं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसको अगर मैं एच टी नोट से रिप्रेजेंट कर देता हूं तो भी कुछ दिक्कत की बात तो है नहीं, माइनस गामा टू जेड, और क्या हो जाएगा, ए वाई कैप। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और एच टी नोट की वैल्यू किसके इक्वल है, एच टी नोट की वैल्यू ई टी नोट अपॉन ईटा टू के इक्वल आ जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरी, अब मैं इसकी बात करने वाला हूँ रिफ्लेक्टेड वेव की। तो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए अगर मैं बनाऊंगा तो आपको पता है रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो जाएगी, ई रिफ्लेक्टेड एस हो जाएगी। यहाँ पर इसका सबसे पहले तो आपको पता है, आपने वेव इक्वेशन का, अगर आपने वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन देखा हो तो आपको पता है ई आर नॉट आएगा। और ये वेव है ना नेगेटिव जेड के अलोंग ट्रेवल कर रही है, तो आपको पता है नेगेटिव जेड के अलोंग ट्रेवल करे तो यहाँ हमेशा प्लस आता है, तो मीडियम वन के अंदर यहाँ क्या आएगा, गामा वन जेड, और ये क्या, ये एक्स में है तो ए एक्स कैप। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको एच आर एस निकालना है, क्या एच आर एस निकालना है, तो सिंपली कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर अपन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मीडियम के अंदर है तो आपको कुछ नहीं करना, एच आर एस को ईटा से, सॉरी एच आर एस निकालना है तो आपको ई आर एस को ईटा वन से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मीडियम वन के अंदर इंटरेस्टिंग इंपेडेंस कितना है, ईटा वन है, तो इसको ईटा वन से मैं अगर डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या मिल जाएगा, एच आर एस मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ईटा वन ई की पावर माइनस गामा वन जेड। और इसकी डायरेक्शन क्या है, ए वाई कैप नहीं है, इसकी डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। अपने क्या एज्यूम कर रखी है, वाई तो नॉर्मली आउटवर्ड है, और यहाँ आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्मली इनवर्ड है। तो आप बताओ यहाँ अपनी डायरेक्शन कितने आ जाएगी, यहाँ अपनी डायरेक्शन आ जाएगी माइनस का ए वाई कैप, कितना आ जाएगा, माइनस का ए वाई कैप। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो अपने एज्यूम करके चला वो का वो मैं ले रहा हूं। और अगर इस चीज को मैं अगर एच आर नोट बोल दूं, क्या बोल दूं, एच आर नोट इक्वल टू माइनस ऑफ ई आर नोट अपॉन ईटा वन बोलूं, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और एच आर एस की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी एच ऑफ आर नोट ई की पावर गामा वन जेड ए वाई कैप के इक्वल हो जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरी इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ 3, तो ये भी कौन से हो जाएगी, 3 का पार्ट है, 3 डैश बोल सकता हूँ। इनको मैं बोल देता हूँ ट्रांसमिट को, इसको बोल देता हूँ 2, और इस इक्वेशन को बोल देता हूँ 2 डैश। बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। और अगर मैं इंस्टेंस के अंदर इसको मैं बोलता हूँ 1 इक्वेशन नंबर 1, और इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1 डैश बोलता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं अगर बात करूं मीडियम वन के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी बात करने वाला हूं, मीडियम वन के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई वन के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ
मीडियम वन के अंदर कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है? एक तो ई आई एस एग्जिस्ट कर रही है, एक ई आर एस, यानी दोनों वेव, एक तो नॉर्मल वेव और रिफ्लेक्टेड वेव। जब नॉर्मल वेव और रिफ्लेक्टेड वेव आपस में मिलेगी तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो क्या होगा? ये अपने इंसिडेंट है, इंसिडेंट वेव के साथ जुड़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई आई एस। ये मेरी रिफ्लेक्टेड वेव है, इसके साथ जुड़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई आर एस। तो मीडियम वन के अंदर दो वेव है, एक वेव है इंसिडेंट और एक वेव है रिफ्लेक्टेड। तो इसका नेट इफेक्ट आएगा जब वापस आएगी, इंटरफेस होगा इनके बीच में, तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने आ जाएगा? ई आई एस प्लस ई आर एस के इक्वल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल अपनी देखो ई वन एस किसके इक्वल हो जाएगा? ई आई एस प्लस ई आर एस के इक्वल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ई आर ई आई एस की वैल्यू किसके इक्वल है? ई आई नोट ई की पावर माइनस गामा वन जेड, अगर मैं पीछे से रखूंगा तो यही आएगा, प्लस ई आर एस की वैल्यू कितनी मिलेगी? ई आर नोट ई की पावर गामा वन जेड ए एक्स कैप, यही तो मिलेगा, बिल्कुल यही मिलेगा। और अगर मैं एच वन मीडियम वन के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव के सम के इक्वल ही तो होगी, बिल्कुल होगी। और इसकी अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा एच आई नोट ई की पावर माइनस गामा वन जेड, फिर क्या आ जाएगा आपका? ये वाई कैप। और इसकी वैल्यू अपने पीछे ही निकाली थी रिफ्लेक्टेड की, रिफ्लेक्टेड कितनी है? यहां पर तो नेगेटिव है, लेकिन एच आर नोट किसके इक्वल है? माइनस ई आर नोट अपॉन ईटा वन। तो मैं ये वैल्यू पुटअप कर रहा हूं किसकी? तो यहाँ कितना आ जाएगा? एच आर नोट ई की पावर गामा वन जेड ए वाई कैप अपन को मिल जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या हो गया? मीडियम वन के अंदर नेट इलेक्ट्रिक एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, और मीडियम टू के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसके इक्वल होगी? एक ही वेव है तो उसी के इक्वल होगी, ई टी एस के इक्वल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल। और इसकी वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल है? ई टी नोट ए की पावर माइनस गामा टू जेड ए एक्स कैप है या नहीं है? बिल्कुल। और मीडियम टू के अंदर नेट अगर मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की, वो किसके इक्वल हो जाएगी? वो एच टी एस के इक्वल होगी। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? एच टी नोट ई की पावर माइनस गामा टू जेड और ए वाई कैप होगा, बिल्कुल ये होगा। ये आपको नेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मीडियम वन एंड मीडियम टू के अंदर आपको मिल गई है। मीडियम वन के अंदर दो वेव हैं, दोनों का सम के इक्वल हो जाएगी। वेक्टर फॉर्म में अपन क्या करते हैं? सम कर देते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर इस बाउंड्री पे, मैंने बताया था हमेशा बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, बाउंड्री कंडीशन हमेशा कहाँ लगी जाती है? बाउंड्री पे लगाई जाती हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन ने जब बाउंड्री कंडीशन पढ़ी तो मैंने बताया था, और मैंने एज्यूम कर रखा है ये बाउंड्री कैसी है? चार्ज फ्री है, चाहे चार्ज फ्री है। और सेकंड मैंने क्या एज्यूम कर रखा है? ये करंट फ्री है, यहाँ किसी तरह की कोई करंट डेंसिटी नहीं है, यहाँ किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। तो अपन के सारे, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलूं, चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलूं, चाहे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलूं, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलूं, जब मेरी बाउंड्री चार्ज फ्री है एंड करंट फ्री है तो वो चारों के चारों है ना बाउंड्री के अक्रॉस क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। आई होप यहां तक आपको पता चल गया होगा। बाउंड्री पे अगर मैं बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ा रखी है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम वन इक्वल टू क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम टू एट द बाउंड्री, मतलब z इक्वल टू जीरो पे ये क्या होगी? इक्वल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल। और अगर E1s के अंदर मैं z की वैल्यू अगर जीरो पुटअप करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? ओनली ई आई नोट प्लस ई आर नोट तो बचेगा। क्या बचेगा? ई आई नोट, ये तो बचा ई आई नोट ए एक्स कैप प्लस ई आर नोट ए एक्स कैप, ये तो मिलेगा। और अगर इसके अंदर मैं अगर z इक्वल टू जीरो पुटअप कर दूंगा E2s के अंदर, तो मेरे को क्या बचेगा? ई टी नोट ए एक्स कैप मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो यहाँ क्या मिल जाएगा? ई टी नोट और ए एक्स कैप। अगर इनका मैं कंपेयर करूंगा तो किसके इक्वल मिलेगा मेरे को? ई आई नोट प्लस ई आर नोट इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? ई टी नोट के इक्वल हो जाएगा। ये मेरी एक फर्स्ट इक्वेशन बन के तैयार हो गई। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और सेकंड इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाउंड्री के अक्रॉस कंटिन्यूस हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब बाउंड्री करंट फ्री है तो हमेशा क्या होगा? H2s मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम टू, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम टू एट z इक्वल टू जीरो ऑलवेज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम वन एट z इक्वल टू जीरो के इक्वल होना ही पड़ेगा। और अगर मैं इसके अंदर
ये H2S, इसके अंदर अगर मैं 0 पुटअप करूंगा तो क्या होगा, एच टी नोट ए वाई कैप क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ मिलेगा एच टी नोट ए वाई कैप मिलेगा। और इधर मैं अगर पुटअप करूंगा तो आपको ऐसा मिलेगा कुछ एच आई नोट ए वाई कैप प्लस एच आर नोट ए वाई कैप। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और अगर मैं इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर करूँ तो यहाँ से आपको एच टी नोट किसके इक्वल मिल जाएगा, एच आई नोट प्लस एच आर नोट के इक्वल मिल जाएगा। और इस इक्वेशन को अपन और सोल्व करें तो देखो आपको क्या मिलेगा, एच टी नोट इक्वल टू एच आई नोट प्लस एच आर नोट। और अपने जब सोल्व किया तो एच टी नोट किसके इक्वल था, ई टी नोट अपॉन ईटा 2 के इक्वल था। और यहाँ देखो एच आई नोट किसके इक्वल था, ई आई नोट अपॉन ईटा 1 के इक्वल था। और एच आर नोट किसके इक्वल था, एच माइनस एच आर नोट अपॉन ईटा 1 के इक्वल था, जो अपन ने एज्यूम करके चले थे। यहाँ पर देख लो ये एच आर नोट किसके इक्वल है, माइनस ई आर नोट अपॉन ईटा 1 के इक्वल है, जो मैंने इधर रख दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये मेरी इक्वेशन बन गई 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गई ये इक्वेशन। अब देखो एक इक्वेशन मेरे पास ये बन के तैयार होगी, ई आई नोट प्लस ई आर नोट इक्वल टू ई टी नोट। क्या बन गई अपन के पास एक इक्वेशन, ई आई नोट प्लस ई आर नोट इक्वल टू ई टी नोट बन गई। एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई। और सेकंड इक्वेशन अपने पास क्या है, ई टी नोट अपॉन ईटा 2 इक्वल टू ई आई नोट अपॉन ईटा 1 माइनस ई आर नोट अपॉन ईटा 1 के इक्वल। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी अपने समझ रखा है। और यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अपन दो है ना कोफिशिएंट की बात करेंगे, एक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बात करेंगे और एक बात करेंगे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बात करूंगा, किसके लिए, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो मैं ई लिख दूंगा। रिफ्लेक्शन मतलब, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मतलब कुछ भी नहीं होता है, ई आर नोट अपॉन ई आई नोट के इक्वल होता है। किसके, ई आर नोट अपॉन ई आई नोट। देखो इक्वेशन इधर कितनी है, इधर अपने पास 2 इक्वेशन है, लेकिन अगर ईटा 1 तो अपन को पता है, ईटा 1 अपन को पता है, ईटा 1 पता है, ईटा 2 पता है, ये अननोन नहीं है। अननोन कितने, ई टी नोट, ई आई नोट और ई आर नोट। मान लेते 3 अननोन है, इनकी वैल्यू तो अपन को पता है, एज्यूम करके चलो। तो 3 अननोन हो, 2 इक्वेशन हो, तो अपन उनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका रेशियो जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं। इनमें से किन्हीं भी, ये 3 अननोन है, ई आई नोट, ई आर नोट, ई टी नोट। जब अपन के पास 2 इक्वेशन हो और 3 अननोन हो, तो इनमें से किन्हीं भी 2 का रेशियो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप इनका रेशियो फाइंड आउट करोगे, इनको सोल्व करोगे, तो आपको ई आर नोट अपॉन ई आई नोट की वैल्यू क्या मिलेगी, ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन ईटा 2 प्लस ईटा 1 मिलेगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन याद होनी ही चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब मैं अगर बात करता हूँ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये कितना हो जाएगा, एच आर नोट अपॉन एच आई नोट के इक्वल होगा। और ये एच आर नोट की वैल्यू कितनी है आपको पता होगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ई आर नोट अपॉन ईटा 1 के इक्वल है। और एच आई नोट की वैल्यू किसके इक्वल है, ई आई नोट अपॉन ईटा 1। तो ईटा 1 से ईटा 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, ई आर नोट अपॉन ई आई नोट के इक्वल होता है। किसके, ई आर नोट अपॉन ई आई नोट के इक्वल होता है। और इसको और सोल्व करें तो एच की वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस ऑफ टो ई के इक्वल होता है, यानी माइनस ऑफ ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन ईटा 2 प्लस ईटा 1 के इक्वल होता है। और इस माइनस को अगर मैं अंदर भेजूंगा तो कितना आ जाएगा, ईटा 1 माइनस ईटा 2 अपॉन ईटा 1 प्लस ईटा 2 के इक्वल होता है। ये अपन का होता है टो एच। अब देखो चाहे टो एच हो चाहे टो ई हो, आपको पता है कि नीचे वाली क्वांटिटी हमेशा ऊपर वाली क्वांटिटी से क्या होगी, ज्यादा ही होगी। नीचे ऐड हो रही है, नीचे 2 पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहे हैं, ऊपर 2 पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप इधर भी देखो, नीचे 2 पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहे हैं, ऊपर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मतलब ये क्वांटिटी हमेशा 1 से छोटी होगी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 से ऑलवेज छोटा होगा। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आपको पता होना ही चाहिए। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट चाहिए, क्या ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्या हो जाएगा, ई ऑफ टी नोट अपॉन ई आई नोट चाहिए।
और आपको अगर ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट चाहिए अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मतलब आपको अगर एच टी नोट अपॉन एच आई नोट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकाला है उसके अंदर आपको 1 ऐड कर देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में 1 ऐड कर दो, यहाँ पर आप क्या कर दो, मैग्नेटिक फील्ड के रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में 1 ऐड करोगे तो आपको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इधर मैं अगर ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन ईटा 2 प्लस क्या मिलेगा, ईटा 1। तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 ईटा 2 अपॉन ईटा 1 प्लस ईटा 2 के इक्वल मिलेगा। और इधर मैं अगर सोल्व करूंगा तो आपको पता है 2h की वैल्यू कितनी है, ईटा 1 माइनस ईटा 2 अपॉन ईटा 1 प्लस ईटा 2 के इक्वल है। और इसको सोल्व करूंगा तो मेरे कितना मिलेगा, 2 ईटा 1 अपॉन ईटा 1 प्लस ईटा 2 के इक्वल मिलेगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद होना ही चाहिए ये वाला रिजल्ट है। यानी चाहे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के अंदर 1 ऐड करेंगे तो उसके इक्वल होगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये अपन का कंप्लीट होते हैं ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और आगे अपन बहुत बात करेंगे कितनी पावर ट्रांसफर मीडियम वेव क्या होती है। ईएम वेव जब ट्रेवल करते हैं तो अपने साथ पावर को कैरी करती हैं, तो कुछ पावर तो रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि एक वेव का एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, और कुछ पावर क्या होगी, सेकंड मीडियम के अंदर ट्रांसमिट होगी। तो कितनी पावर ट्रांसमिट होगी, इन पावर का कितना पोर्शन ट्रांसमिट होगा और कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, उसकी भी बात करेंगे। स्टैंडिंग वेव की भी बात करेंगे, ओब्लिक इंसिडेंस की बात करेंगे, कब अपनी बाउंड्री पे मैक्सिमम बनेगा, कब बाउंड्री पे मिनिमम बनेगा, वो सारी बातें करने वाले हैं। तो फिर इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।